प्यारे बच्चों, आज की इस टेलीकक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आप किसे देख रहे हैं? जी, एक चिड़िया अपना घोंसला बना रही है। वह किससे अपना घोंसला बना रही है? वह तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बना रही है। अच्छा बच्चों, ये तिनका क्या है? यह तिनका छोटे छोटे घास का टुकड़ा है या लकड़ी का टुकड़ा भी हो सकता है। बच्चों, आपने रहीम के दोहे तो पढ़े ही होंगे, आपके पाठ्य पुस्तक में है। इस दोहे पर आप विशेष ध्यान दीजिए। रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों से मित्रता होने के पश्चात छोटे लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह छोटे लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण स्वरूप, जहाँ सुई का काम आता है वहाँ तलवार काम नहीं आती, जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई काम नहीं आती। अर्थात बड़ी चीज़ों का तो महत्व है ही, छोटी चीज़ों का भी बराबर महत्व है। तो इसी भाव पर हमारी जो है आज की कविता केंद्रित है। यह कविता जो है हमारी, इसका नाम, इसका शीर्षक है एक तिनका। इसे श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने लिखा है। बच्चों, हम कविता प्रारंभ करने से पूर्व इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। उपाध्याय सिंह अरिओद जी हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। उपाध्याय सिंह अरिओद का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में 15 अप्रैल सन 1865 में हुआ। आपके पिता का नाम भोला सिंह तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। स्कूली शिक्षा प्राप्त करके वे सरकारी नौकरी में लग गए। वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक रहे। अयोध्या जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में से हैं। हिंदी कविता के विकास में हरिओद जी की भूमिका मील के पत्थर के समान है। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार एवं भाव गर्भक है। आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा विद्यावाचस्पति के उपाधि से सम्मानित किया गया। आपका देहावसान 16 मार्च 1947 को हुआ। प्रिय प्रवास हरिओद जी की सबसे प्रसिद्ध कृति है। यह खड़ी बोली हिंदी का सर्वप्रथम महाकाव्य है। हरिओद जी की प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कर्मवीर, रस कलश, चौखे चौपदे, चुपते चौपदे आदि। तो बच्चों, हम अपने पद की ओर चलते हैं। तो पहला पद हमारा, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो बच्चों, इसके आवृत्ति करते हैं। चलिए। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तो बच्चों, इस पद से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तिनका अर्थात सूखी घास, घमंड अर्थात गर्व, अहंकार, ऐंठ मतलब जिद, अकड़, मुंडेरे मतलब दीवार का सबसे ऊपरी भाग जो छत के ऊपर रहता है, अचानक मतलब सहसा। तो बच्चों, चलिए इस पद का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यह बोलना चाहेंगे कि जो मनुष्य है वो भगवान के द्वारा निर्मित बच्चों सबसे मतलब उत्कृष्ट कृति है। इसलिए उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड है। वो जो है हमेशा अपने आप पर इसी बात पर घमंड करता रहता है, ऐंठता रहता है। जो है उदाहरण स्वरूप, जो सुंदरी है वो अपनी सुंदरता पर घमंड करती है। वीर जो होता है अपनी वीरत्व पर घमंड करता है। जो ज्ञानी होता है वो अपने ज्ञान पर घमंड करता है। जो अमीर होता है वह अपने धन दौलत पर घमंड करता है। तो घमंड करने वालों की हमारे जो संसार में कमी नहीं है। तो कवि जो है यहाँ पे प्रथम जो पंक्ति उन्होंने कही है, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। तो बच्चों, ये जो पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शब्द को विशेषतः ध्यान दीजिए, मैं और घमंड। मैं अर्थात स्वयं, निज, यह जो है अहंकार को दर्शाता है, घमंड को दर्शाता है, अभिमान को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है कवि जो है
अपने घर के जो है मुंडेर पर खड़े होकर अच्छे से मौसम का, सुहावनी मौसम का आनंद ले रहे हैं और मन ही मन कुछ सोचने में व्यस्त हैं। कुछ सोच रहे हैं, जैसा उदाहरण स्वरूप, मुझे ये सब आता है, मैं यह जानता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा करके बताओ। तो ये सब ऐसे ही कुछ घमंडपूर्ण बातें अपने मन में सोच रहे हैं और अपने आप पे बड़ा ही वह ऐंठ रहे हैं, ऐसे ऐंठे हुए हैं, ऐसे पूरा घमंड करके खड़े हुए हैं, जैसे कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं बच्चों। फिर क्या होता है, अचानक वहाँ पे जो है ज़ोर से हवा चलती है और हवा के ज़ोर से जो है बच्चों एक छोटा सा जो तिनका है आकर जो है कवि की आंखों में गिर जाता है। तो क्या होता है बच्चों, आपको तो पता ही है, हमारी जो आंखें हैं बहुत ही नाजुक होती हैं, उसमें कुछ गिर जाने के पश्चात जो है हमें बड़ा सा कष्ट होता है। तो कवि को भी वैसे ही कष्ट की अनुभूति हुई। तो बच्चों आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ तो बहुत बार हुआ है कि हमारी आंखों में तिनका गिर गया और हमें बहुत कष्ट हुआ। तो कवि को जो है बड़ा सा कष्ट हुआ, तो वे उनका जो घमंड है उस कष्ट के पीछे जो है कहीं छुप गया। उदाहरण स्वरूप ये जो घमंड हमने कहा था, इस शब्द को याद रखिए। इस पर एक उदाहरण देते हैं। आपकी कक्षा में आपके सर ने कुछ आपसे सवाल पूछे, सबसे सवाल पूछे, लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने दे दिए। तो कक्षा के पश्चात आप अपने सहपाठियों से जाकर बतियाने लगे। क्या बतियाने लगे, क्या बोले, अरे देखो मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, तुम लोगों को तो कुछ नहीं आता, अरे हा करके आप लोग हंसने लगे। तो यह जो उदाहरण था जो है बच्चे के घमंड को दर्शाता है और कवि भी इसी घमंड से चूर हैं। तो बच्चों चलिए हम इस पद से संबंधित कुछ प्रश्न के उत्तरों का अभ्यास करते हैं। एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है? श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कवि किससे भरे हुए थे? कवि घमंड से भरे हुए थे। उसका उत्तर है एक दिन कवि कहाँ खड़े थे? एक दिन कवि अपने छत की मुंडेर पर खड़े थे। अचानक क्या हुआ? अचानक जो है जोर से हवा बहने लगी, ठीक है, और एक दिन का जो है उनकी आंखों में आ गिरा। फिर से उत्तर को दोहराते हैं बच्चों। अयोध्या सिंह उपाध्याय इस कविता के कवि हैं। कवि घमंड में भरे हुए थे। कवि मुंडेरे पर खड़े थे। कहाँ खड़े थे बच्चों? मुंडेरे पर खड़े थे, जैसे हमने चित्र में देखा। अचानक क्या हुआ? कवि की आंखों में अचानक एक तिनका आ गिरा। तो बच्चों हम अपने दूसरे पद की ओर चलते हैं। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारे दबे पाँव भागे। तो बच्चों इस पद की आवृत्ति करते हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। इस पद से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं बच्चों। झिझकना अर्थात हिचकिचाना, बेचैन अर्थात व्याकुल हो उठना, मूठ अर्थात कपड़े का गुब्बारा जो आंखों को सेकता है, दबे पाँव अर्थात चुपचाप बिना आवाज किए कहीं से कहीं तक जाना। तो बच्चों इस जो पद है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले पद में देखा, कवि के आंखों में एक जो है तिनका आ गिरा जिसने उनको बड़ा ही कष्ट दिया। बड़े ही कष्ट से वे बेचैन हो उठे, विकल हो उठे। उन्होंने कई प्रयत्न किए बच्चों अपनी आंखों से किसे निकालने के लिए? उस तिनके को निकालने के लिए, लेकिन वो तिनका इतना जिद्दी था वो तिनका उनकी आंखों से नहीं निकला। जैसे कवि ऐंठे हुए थे, घमंड में भरे हुए थे, वो तिनका भी वैसे ऐंठा हुआ था और घमंड में भरा था। उसने कहा मैं उनकी कवि की आंखों से नहीं निकलूंगा। तो कवि ने अनेक चेष्टाएं की, पानी से अपने मुंह को धोया, आंखों को धोया। फिर क्या हुआ? फिर उनकी जो आंखें हैं लाल होकर बहुत ज़्यादा दुखने लगी। कपड़े से प्रयत्न किया कि किसी प्रकार ये तिनका निकल जाए, उंगलियों से प्रयत्न किया कि किसी प्रकार वो तिनका निकल जाए, लेकिन वो तिनका जो है जिद्दी बनकर बैठा रहा, उनकी आंखों से वो दूर नहीं गया, यानी उनकी आंखों से वो निकला नहीं। फिर क्या हुआ? जैसे ही कवि को की पीड़ा को लोगों उनकी पीड़ा के बारे में पता चला तो लोग दौड़े दौड़े आए उनकी मदद करने के लिए।
तो क्या होता है बच्चों, देखते हैं यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, लोग कवि की मदद कर रहे हैं, उनकी आंखों में घुसे हुए तिनके को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं? कपड़े का एक गुब्बारा बना के उनकी आंखों को सेकने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे लेखक या कवि को थोड़ा सा आराम मिले इतने कष्ट से। तो फिर क्या होता है बच्चों, उन्होंने मदद की, लेकिन फिर भी जो है कई चेष्टाओं और कई यत्नों के बावजूद वह तिनका जो है बिल्कुल उनकी आंखों से नहीं निकला। लेकिन कौन निकलकर वहां से भागा बच्चों, दुम दबा के, वो भी दबे पांव, ऐंठ, घमंड जो है वहां से दुम दबा के दबे पांव वहां से भाग निकली। तो अभी देखते हैं बच्चों इस पद संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर। तिनका गिरने पर कवि की क्या दशा हुई? तिनका गिरने पर कवि बेचैन हो उठे, विकल हो उठे। पीड़ा के कारण आंख कैसी हो गई? पीड़ा के कारण आंख जो है लाल हो गई। लोग किसकी मूठ देने लगे? लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ऐंठ बेचारी कैसे भागी? ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। उत्तरों की पुनरावृत्ति करते हैं बच्चों। कवि झिझक एवं बेचैन हो उठे। पीड़ा के कारण आंख जो है उनकी लाल हो गई। लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। अब पद 3 की ओर चलते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसकी आवृत्ति करते हैं बच्चों। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं बच्चों। ढब नया शब्द है, तरीका रीत, ताना चिढ़कर कहना, समझ अर्थात विवेक, ऐंठ अर्थात जिद अकड़। तो बच्चों जो कवि जो है यहाँ पे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है यहाँ से जब ऐंठ जो है वो दबे पांव जैसे ही भागती है, तभी उनके आँखों से वो जो तिनका है वह निकलकर दूर होता है। कितने प्रयासों के बाद, कितनी चेष्टाओं के बाद यह तिनका उनकी आँखों से निकल पाया। तो तब क्या होता है, उनकी जो समझ है, उनका जो विवेक है, उनका जो संज्ञान है, उनकी अंतरात्मा उन्हें ताना देती है, उन्हें कटाक्ष करती है, उन पर मजाक करती है। मजाक कर यह कहती है, हे मनुष्य, तू किस लिए इतना घमंड कर रहा था, किस वजह से तू इतना अहंकार में है। यह अहंकार जो है तेरा क्षणिक है, इसको तो एक ना एक दिन चूर चूर होना है। यह आज है और कल तेरे साथ नहीं रहेगा। एक छोटे से तिनके को तो तू निकाल नहीं पा रहा है, जब बड़ी बड़ी विपत्तियां जीवन में आएगी तो तू क्या करेगा। तो मनुष्य, हे मनुष्य, तू अहंकार का त्याग कर, क्योंकि अहंकार जो है मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। तो मनुष्य, तुम अहंकार का त्याग करो। तो बच्चों इस पद संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। तिनका कैसे निकल गया? तिनका जो है ढब से निकल गया। किसने कवि को ताना मारा? उनकी अंतरात्मा ने ताना मारा। कवि की समझ ने उन्हें क्या ताना मारती है? हे मनुष्य, तू किस लिए इतना अहंकार कर रहा है, किस लिए इतनी घमंड में तू चूर है। एक तिनका किसके लिए बहुत है? एक तिनका तेरे घमंड को चूर करने के लिए बहुत है। प्रश्नों के उत्तर की आवृत्ति करते हैं। तिनका ढब से निकल गया। कवि को उनकी समझ ने क्या कहा, क्या मारा? कवि को उनकी समझ ने ताना मारा। तो किस लिए इतना ऐंठ रहा है? यह जो है प्रश्न उनकी समझ उनसे पूछती है। घमंड को चूर करने के लिए जो है एक तिनका जो है बहुत है तेरे लिए। तो बच्चों इस पद से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों की आलोचना करते हैं, जो कि हमने 1, 2, 3 में पढ़ा। तो एक दिन कवि को क्या हो गया? एक दिन जो है कवि की आंखों में तिनका गिर गया, जिसने उन्हें बहुत कष्ट दी। आंखों में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई? आंखों में तिनका पड़ने पर घमंडी की बहुत बुरी हालत हुई। वह बेचैन हो उठे, झिझकने लगे। आंखों में तिनका पड़ने पर लोग क्या करने लगे? लोग आंखों में तिनका पड़ने पर लोग उनकी मदद करने लगे, उन्हें कपड़े की जो है मूठ देने लगे, जिससे उन्हें आराम मिले।
एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है बच्चों? एक तिनका कविता का मूल भाव है मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य के घमंड को चूर करने के लिए छोटा सा तिनका ही पर्याप्त है। पुनरावृत्ति करते हैं बच्चों उत्तरों की। एक दिन कवि छत की मुंडेर पर गर्व से अकड़कर खड़े थे। उस समय अचानक उनकी आंख में एक तिनका आ गिरा। आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी कवि बेचैन हो उठा। आंख में पीड़ा होने लगी और आंख जो है लाल होने लगी। दूसरे उत्तर की ओर चलते हैं। आंख में तिनका पड़ने पर लोग कपड़े की मूठ से आंख को सेकने लगे ताकि उन्हें दर्द कुछ कम हो। मनुष्य को कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा तिनका उसके अहंकार को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। बच्चों, अब हम भाषा ज्ञान के अंतर्गत विलोम शब्दों का अभ्यास करेंगे। आपके समक्ष कुछ विलोम शब्द हैं। दिन, बहुत आसान है। रात, लेना देना। आया गया। दुख सुख। एक अनेक। चैन बेचैन। समझ ना समझ। तो पुनरावृत्ति करते हैं बच्चों, इनकी विलोम शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं। दिन रात, लेना देना, आया गया, दुख सुख, एक अनेक, चैन बेचैन, समझ ना समझ। चलिए बच्चों, अब कुछ पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास करते हैं। घमंड, दर्प, अहंकार, अभिमान। दिन, दिवस, वार, वासर, आंख, नयन, नेत्र, लोचन। कपड़ा, चीर, पट, पांव, पैर। आगे देखते हैं बच्चों, इनको पुनः अभ्यास इनका करते हैं। घमंड, दर्प, अहंकार, अभिमान। दिन, दिवस, दिवा, वासर, आंख, नयन, नेत्र, लोचन। कपड़ा, चीर, पट, वस्त्र, पांव, चरण, पद, पैर। तो आशा करती हूँ आपको ये सारे पर्यायवाची शब्द याद हो गए होंगे। आप अपनी कॉपी में इन्हें लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम परसर्ग से रिक्त स्थान भरने का अभ्यास करते हैं। हमारे समक्ष कुछ उदाहरण हैं, तो चलिए आप हमारे साथ इनका उत्तर देने का प्रयास करें। घमंडों, घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। एक तिनका, आंख में मेरी पड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ, शाबाश, ने यूं मुझे ताने दिए। इनकी पुनरावृत्ति करते हैं बच्चों। घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ। जब किसी ढब से निकल तिनका गया। जब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपके समक्ष कुछ शब्द हैं। इन शब्दों से आप वाक्य बनाने का प्रयत्न कीजिए। शब्द हैं हमारे सामने। अचानक, तिनका, बेचैन, झिझक, आंख। उसने अचानक गाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार करेंगे तो अच्छा रहेगा। तिनका, चिड़िया तिनका से अपना घोंसला बनाती है। कवि बेचैन हो उठा। झिझक, वह झिझक रहा है। यह मेरी आंख है। आसान से वाक्य बनाइए बच्चों। बड़े बड़े वाक्य बिल्कुल ना बनाएं, छोटे छोटे वाक्यों का ही निर्माण करें। तो बच्चों, इनकी पुनरावृत्ति करते हैं। अचानक, अचानक उसने गाना प्रारंभ कर दिया। तिनका, चिड़िया तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाती है। बेचैन, कवि दर्द से बेचैन हो उठा। झिझक, संजय अध्यापकों से बात करने से झिझक रहा है। आंख, क्या आपकी आंख में कुछ गिर गया है? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम अपनी कविता की पुनरावृत्ति करते हैं, उसे याद करने की कोशिश करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ। एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा।
लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारे दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। चलिए बच्चों, इस कविता के भाव को दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य जो है ईश्वर द्वारा निर्मित सर्वोत्कृष्ट कृति है। भगवान ने मनुष्य को बड़ी फुर्सत से बनाया है, इस कारण जो है उसके मन में घमंड जो है घर कर गया है। इस कारण उसे अपने पर हमेशा से ही घमंड और गर्व रहा है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, सुंदरी का उदाहरण दिया था, ज्ञानी का उदाहरण दिया था, वीर का उदाहरण दिया था, और हमारे समक्ष कवि का तो उदाहरण है ही, वो जो है घमंड में भरे हुए हैं। कभी मनुष्य अपनी वीरता पर, कभी बुद्धि पर जो है घमंड करता रहा है, और इसी प्रकार हमारे जो कवि हैं वो भी घमंड में चूर चूर हैं। अपनी अमीरी पर वह जो है अमीर घमंड करता रहा है। वह हमेशा से ही, मनुष्य हमेशा से ही मैं को प्रधानता देता आ रहा है। मैं अर्थात स्वयं, निज, यह घमंड के परिचायक है। यह घमंड के सूचक, यह जो शब्द है मैं जो है यह घमंड का सूचक है। हमें इसका त्याग करना चाहिए। तो पुनः दोहराते हैं इस पंक्ति को, वह हमेशा से ही मैं को प्रधानता देता चला आ रहा है, न कि समष्टि को, सभी को प्रधानता नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रधानता देता है। अहम से ग्रसित है मनुष्य। अपनी इसी चिंताधारा में वह छोटी छोटी चीज़ों को महत्व नहीं देता है, परंतु छोटी छोटी चीज़ें ही हमें जीवन में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। इस कविता में हमें यही सीख प्राप्त होती है बच्चों। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि भले ही तुम अपने जीवन में कितनी ही प्रसिद्धि, कितनी ही सफलता क्यों ना प्राप्त कर लो, ठीक है, परंतु उसे कदापि उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं फलाना बन गया, मैं यह बन गया, आज मैं उस ऊंचाई पर पहुंच गया, उदाहरण स्वरूप। लेकिन हमने जो भी सफलता प्राप्त की, जो भी हमारी उन्नति हुई है, उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि घमंड किस ओर ले जाती है? घमंड नाश की ओर ले जाती है। घमंड मनुष्य को तोड़ देती है। घमंड टूटने के लिए बना है। यह स्थायी नहीं बच्चों, याद रखिए, यह स्थायी नहीं, अस्थायी है। पुनः दोहराते हैं, यह स्थायी नहीं, अस्थायी है। अर्थात घमंड जो है हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाला है। इसका एक ना एक दिन टूटकर बिखरना निश्चित है। कवि के बड़े से घमंड को चकनाचूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका जो है पर्याप्त है। अर्थात कवि के बड़े से घमंड को तोड़ने के लिए जो छोटा सा तिनका उनकी आंखों में गिरा ना बच्चों, वही पर्याप्त है। अहंकार से परिपूर्ण कवि जब मुंडेरे पर खड़े कुछ सोचने में व्यस्त थे, तब अचानक से एक तिनका उनकी आंखों में आ गिरता है। वे कष्ट एवं पीड़ा से कर्राह उठते हैं, बेचैन होते हैं, विकल होते हैं। कई प्रयासों के बाद भी जब तिनका को निकाला ना जा सका, तिनका जब उनकी आंखों से नहीं निकला, तो बहुत ज़्यादा उन्हें कष्ट हुआ। लेकिन वो करते भी क्या, तिनका जो है एक हटी चीज़ की तरह उनकी आंखों से वह नहीं निकला। जैसे कवि ऐंठे हुए घमंड में परिपूर्ण थे, वैसे ही वो जो तिनका था वो भी घमंड और ऐंठ से परिपूर्ण था। वो भी उनकी आंखों से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। उस समय कवि की ऐंठ घमंड मानो चुपचाप वहाँ से भागी। उस समय क्या हुआ बच्चों, उनकी जो ऐंठ है, उनकी जो घमंड है, वो ही वहाँ से चुपचाप भागी। उनका जो घमंड है वो जो है चुपचाप से वहाँ से रफू चक्कर हो गई। जब किसी तरह आँख से तिनका निकला तो उनकी विवेक ने
उनकी संज्ञान ने, उनकी अंतरात्मा ने उन पर ताना मारा, उन पर कटाक्ष किया, उनका मजाक उड़ाया। किस लिए मजाक उड़ाया? कि ये जो तिनका है, ये एक तिनका तेरे इस घमंड को चूर करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे इस घमंड को, जो है घमंडी मनुष्य के अहंकार को चूर करने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है। एक छोटी से छोटा तिनका, एक छोटे से छोटा तिनका बच्चों याद रखिए, बड़े से बड़े अहंकार को चूर करने के लिए पर्याप्त है। यदि तुम इस छोटे से तिनका को मतलब निकालने के लिए इतने सारे लोगों की आवश्यकता ले रहे हो, तो फिर तुम्हारा जो है कुछ नहीं किया जा सकता। ना जाने बड़ी सी विपत्ति में तुम्हारा क्या हाल होगा। एक सक्षम सूक्ष्म तिनका तुम जैसे अहंकारी के अहंकार को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। तो चलिए बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं। मनुष्य को कभी भी घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं। मनुष्य को कभी भी घमंड या अहंकार जो है नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।